क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं 35 और 37, लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उस समय ये बोलते हैं कि क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम है। ये कहां से आ गया? ये तो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये जो मास निकाला जाता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मास फ्रैक्शन में कैसे आ गया, जबकि ये तो सम किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी फ्रैक्शन में होते नहीं है। P + N = 35.5, ना तो प्रोटॉन फ्रैक्शन में होता है ना तो न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में होता है, फिर ये वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे आ गया? प्रोटॉन फ्रैक्शन में होता है क्या? 15.5 प्रोटॉन होता है क्या? नहीं ना। ऐसा तो नहीं होना 21.5 प्रोटॉन होता है, 17.5 प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर दोनों का जब दोनों फ्रैक्शन में नहीं थे, फ्रैक्शन में कैसे आ गया? तो ये एक्चुअली में जो ये हम बोल रहे हैं वो क्या है? एवरेज हम बोल रहे हैं। ये बातें तुमसे छुपा दिया जाता है, समझ में आया क्या? ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लैब में इसका, अब ये क्लोरीन दोनों नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। अब लैब में जो 35 है वो 75% एग्जिस्ट करता है नेचर में, 75% बाई मास एग्जिस्ट करता है, और ये 25% एग्जिस्ट करता है। ऐसा मतलब नेचर में कैलकुलेट किया गया है कि जो क्लोरीन 35 है वो नेचर में 75% है, और जो 37 है वो नेचर में 25% है। अब इसमें हमें एवरेज मास निकाला जाता है ऐसे, एवरेज मास, एवरेज मास। एवरेज मास कैसे निकाला जाएगा? इसका मास इनटू इसका परसेंटेज, यानी मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स, इसका मास इनटू इसका परसेंटेज, इनटू परसेंटेज। तो फर्स्ट है तो परसेंटेज 1 मान लेते हैं, प्लस अब लिखेंगे मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स, मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स, मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स इनटू इसका परसेंटेज, परसेंटेज 2, डिवाइडेड बाई सम ऑफ परसेंटेज। सम ऑफ परसेंटेज हमेशा क्या आएगा? सबका सम हमेशा क्या आएगा? 100। ये फॉर्मूला है। अब निकालते हैं। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स कितना है? 35 इनटू परसेंटेज कितना है? प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स, प्लस सॉरी इनटू परसेंटेज, इनटू है डिवाइडेड बाई। अब कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट करना। थर्टी 35 इंटू 75, ये आ गया 2625। हाँ, ये आ गया 2625, 2625 प्लस ये 37 इंटू 25, 925 आ गया, 925 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, तो इसको ऐड कर देंगे 2625, 3350, 3550 अपॉन 100, ये कितना आ गया? एवरेज मास निकालना आ गया। सिंपल है ना। पहला का मास लेना है और इसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, इसका मास लेना है परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई
100 परसेंटेज, जितना सम ऑफ परसेंटेज हमेशा 100 ही होगा। अब ये जो एवरेज मास है वो कितना आया 35.5, यही लिखा जाता है। तो ये डेटा हमें नहीं मालूम होता है ना कौन कितना परसेंट अवेलेबल है, तो लैब में निकाला जाएगा ना, ये डेटा हमें नहीं मालूम, ये डेटा दिया जाएगा। हाँ एग्जाम में ये डेटा दिया जाएगा, हमें नहीं मालूम है ना कौन कितना परसेंट है, रटने की जरूरत है नहीं हमें। तो ये डेटा हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हम कौन कितना परसेंट आइसोटॉप से, उसका बारे में हम थोड़ा याद करके रखेंगे। तो दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एवरेज मास, निकालना आसान हो जाएगा। मास इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100, लिख लिए इसको। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि P प्लस एन का सम फ्रैक्शन में क्यों आ गया, जबकि ये ना तो ये फ्रैक्शन होता है ना तो ये फ्रैक्शन होता है, तो उसका जवाब क्या है, इट इज ए एवरेज एटॉमिक मास। इट इज ए, तो नोट डाल के लिख लेना। हाँ वही वही, ये जो तुम्हारा हेडिंग लिख रखा है ना फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, वही है ये एवरेज एटॉमिक मास। नीचे फॉर्मूला लिखा तो है, तो इसमें लिखना एटॉमिक मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, atomic mass of large number of element, atomic mass of large number of element are fractional, not a whole number, are fractional not a whole number। कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसा एलिमेंट होते हैं जिसके जो मास होता है वो होल नंबर में नहीं होता है, ज्यादा ज्यादा क्या होता है फ्रैक्शन में होता है, यानी डेसिमल में होता है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। फॉर एग्जाम्पल atomic mass of chlorine is 35.5 and fluorine is 18.9 and fluorine is 18.9। फुल स्टॉप डाल के लिखना। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर ड्यू टू fractional atomic mass of element are due to fractional atomic mass of an element are due to existence of their various isotopes having different mass, फुल स्टॉप डाल के लिखना। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट नहीं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ relative mass, the atomic mass of an element is the average of relative mass all the naturally occurring isotopes of element, obviously the average value come out to be fractional,
एवरेज वैल्यू कम आउट टू बी फ्रैक्शनल। तो ये क्या बोल रहा है, समझ में आ गया ना? कह रहा है कि क्लोरीन का मास, एग्जाम्पल हमने लिया कि 35.5 क्यों होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से कोई भी फ्रैक्शनल में नहीं होता है, फिर सम फ्रैक्शन में कैसे आ गया? तो उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि ये दोनों नेचर में अलग अलग परसेंटेज में एग्जिस्ट करेंगे, यही नहीं कोई भी आइसोटॉप्स। और जब हम इस आइसोटॉप्स का एवरेज मास निकालेंगे, एवरेज मास निकालने का समझ में आएगा कैसे निकालेंगे? इसलिए हमने हेडिंग क्या लिखवाया था? एवरेज मास। मेन जो इसका टॉपिक है वो एवरेज मास है। उसमें से ये निकल के आता है कि जब हम एवरेज मास निकालते हैं तो हो ना हो ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकता है और इंटीजर में भी आ सकता है। तो फ्रैक्शन में आता है जिसमें हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो जितना भी फ्रैक्शन में लिखा गया है उसका मतलब उसका आइसोटॉप्स होगा, और वो आइसोटॉप्स का परसेंटेज अलग अलग होगा। और क्या निकाला गया होगा? एवरेज मास निकाला गया होगा। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है ना? तो नेक्स्ट है अब आइसोबार। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? कौन सी एप्लीकेशन? जनरल कैरेक्टर कल बताया था। एक मिनट लिखना मत, मैं यहीं पर बोल दे रहा हूं, तुम लोग लिखना मत, बस ऐसी नोटबुक से ही देख रहा हूं, ठीक है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कल बताया था। आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिमिलर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। मास क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यही है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एप्लीकेशन तो लिखना एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, उसके बाद हम आइसोबार पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोन्स, सॉरी आइसोटॉप्स। तो नाम सुने होंगे यूरेनियम का। यूरेनियम का कहाँ यूज करते हैं हम? न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। उसको बम्बार्डमेंट कराते हैं, उसमें से एनर्जी निकलता है। तो लिखना एज न्यूक्लियर फ्यूल, पहला एज न्यूक्लियर फ्यूल, एज न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, इसमें लिखना यूरेनियम आइसोटॉप्स इज यूज्ड, यूरेनियम आइसोटॉप्स इज यूज्ड, यूरेनियम आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट लिखना आइसोटॉप्स आर यूज टू लोकेट, आइसोटॉप्स आर यूज टू लोकेट क्रैक्स इन मेटल कास्टिंग। मतलब मेटल के अंदर कहाँ क्रैकिंग हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइसोटॉप्स का यूज करते हैं। आइसोटॉप्स आर यूज टू लोकेट क्रैक्स इन मेटल कास्टिंग, मेटल कास्टिंग। नेक्स्ट है इसमें इन मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में पहला है आइसोटॉप्स ऑफ सोडियम N24 एंड आइसोटॉप्स ऑफ सोडियम एंड आइसोटॉप्स ऑफ सोडियम Na24 has been used to diagnose, डायग्नोलाइसिस पढ़े होगे बायो में, डायग्नोलाइसिस, डायग्नोज रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये कुछ ऐसा सोच लेना है कि डायग्नोलाइसिस में इसका यूज किया जाता है। डायग्नोज रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कोबाल्ट का नाम सुने ना?
कोबाल्ट आइसोटॉप्स CO60, कोबाल्ट आइसोटॉप्स CO60 is used removal of brain tumors. Cobalt 60 is used to remove brain tumors and in the treatment of cancer. And in the treatment of cancer. And in the treatment of cancer. थायराइड जानते हैं ना? हाँ, केमोथेरेपी में कोबाल्ट किसी को देना है क्या? नेक्स्ट लिखना आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन, आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन किस लिए यूज किया जाता है? थायराइड को बैलेंस करने के लिए, ये गला वाला जो रोग, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं। हाँ, तो इसमें लिखना आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन हैज बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। Isotopes of iodine has been used in the treatment of thyroid disorder. आगे लिखना some radioactive isotopes, बताओ हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव होता है? ट्रिटियम, कल बताया था। रेडियो एक्टिव मतलब उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज इमिट होगा अपने आप, तभी तो एनर्जी निकलता है। सम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड, सम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर, एज ट्रेसर टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। तो कुछ जो रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो ट्यूमर वगैरह को डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ है या नहीं है। टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, कॉमा डाल के लिखना ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी, फुल स्टॉप डाल के लिखना दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, this is based on the fact that if a radioisotopes called tracer is injected into the body, it accumulate the tumors, it accumulate at the tumor, it accumulate at the tumor, comma blood clot, and emit large amount of radiation, radiation मतलब light, and emit large amount of radiation, hence extract position can be detected, hence its extract position can be detected. For example, sodium 24 is used. For example, sodium 24 is used to detect blood clot, and arsenic 74. Arsenic का symbol, arsenic 74
इज यूज टू डिटेक्ट ट्यूमर, इज यूज टू डिटेक्ट ट्यूमर। कैसे काम करता है? इस जो आइसोटॉप्स होता है ये ट्यूमर को और ब्लड क्लॉट को ये डिटेक्ट करता है। कैसे करता है? तो N24 क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, उसको बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? इनहेल किया जाता है, और जहां पर वो ट्यूमर होता है वहां पर जाने के बाद वो वहां पर क्या हो, लाइट इमिट करने लगता है, और जब लाइट इमिट करने लगेगा तो वहां पर क्या होगा? हीटिंग होने लगता है। तो जब बॉडी में जिस जिस एरिया में हीटिंग होगा तो हम समझ जाते हैं कि वहां पर या तो ट्यूमर है या तो ब्लड क्लॉटिंग है। तो वहां पर जाके वो क्या होने लगता है? इमिटेड रेडिएशन इमिट करने लगता है, और वहां रेडिएशन इमिट करने से हीटिंग होने लगता है वहां पे उस एरिया में। हार्मफुल तो होगा ही होगा, लेकिन अब साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन कैंसर से तो बढ़िया है ना, ट्यूमर से तो बढ़िया है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाए। अब कोरोना वैक्सीन से जो वैक्सीन आ रहा है उससे साइड इफेक्ट नहीं है क्या? है ना, लेकिन कोरोना से बचने के लिए तो लेना पड़ेगा ना। साइड इफेक्ट है 10% 15% है। बाद में केमोथेरेपी के बाद ना, और केमोथेरेपी में तो पूरा बाल वगैरह सब निकल जाता है, बॉडी काला पड़ जाता है, और हीटिंग दिया जाता है ना उसमें। हाँ, अभी और बाकी है यूज। नेक्स्ट लिखना, इन रेडियो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जानते हैं? इन रेडियो कार्बन डेटिंग तुम लोग ये सुने होगे कि ये 500 पुराना अवशेष है। ये जब खुदाई होती है, माइनिंग होता है, तो जैसे राम मंदिर में खुदाई होता है तो बोला जाता है ना कि राम उस समय राम मंदिर था। ये अवशेष जो निकलता है, तो अब मान लो अभी ये धरती पलट गया तो ये जितने भी चीजें क्या हो जाते हैं? सब अंदर चले जाएंगे। फिर क्या बन जाता है? ये कार्बन के फॉर्म में कोल बन जाता है, और ये कोल का बहुत साल के बाद जब हम इसकी क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं, तो ये कोल निकलता है। उससे हमें उसकी लाइफ के बारे में मालूम चल जाती है कि कितने साल पुराना अवशेष है, कितने साल पुराना ये अवशेष है। जिसे हम अभी बोलते हैं कि महाभारत में कृष्ण यहाँ पर खुदाई करने के बाद कृष्ण का वो चक्का निकल गया, वो कृष्ण जो रथ का चक्का निकल गया, वो ऐसा बोलते हैं ना महाभारत काल का। ये 4000 साल पहले, 2000 साल पहले। तो कार्बन डेटिंग से ही उसका एक साइंस है, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको पुरातत्व विभाग बोलते हैं। इसको पुरातत्व विभाग हिंदी में बोलते हैं, वो साइंस है। उसके अंदर कार्बन डेटिंग से पता लगा लिया जाता है कि ये कितने साल पुराना ये धरती के अंदर गया हुआ था। उसको कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें लिखना इन रेडियो कार्बन डेटिंग, तो इसमें लिखना दिस इज ए टेक्निक टू फाइंड एज ऑफ फॉसिल। This is a technique to find age of fossil. It is a technique to find the age of fossil. Example: old sample of wood or dead animal. Old sample of wood or dead animal. It is based on presence of C14. उसके अंदर कार्बन होता है ना, कार्बन 14 के प्रेजेंस, हम उसमें हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो सब आगे साइंस में है। इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ कार्बन 14 रेडियो आइसोटॉप्स इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंड लिखना जियोलॉजिकल डेटिंग। इन जियोलॉजिकल डेटिंग, इसमें लिखना जियोलॉजिकल डेटिंग, इसमें लिखना दिस इज ए टेक्निक टू फाइंड द एज ऑफ रॉक और अर्थ। इट इज ए टेक्निक टू फाइंड द एज ऑफ रॉक और अर्थ। दिस इज ए टेक्निक टू फाइंड आउट द एज ऑफ रॉक और अर्थ। फुल स्टॉप डालना। दिस इज जनरली बेस्ड ऑन
दिस इज जनरली बेस्ड ऑन फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ लीड, फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ लीड present along with uranium in the sample of rock or earth, in the sample of rock or earth। तो ये रॉक वगैरह ये सब का डेटिंग करने के लिए गया था, यानी लाइफ। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट लिखना है इन इंडस्ट्रियल, इन इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री। ऐसा करते हैं, इसमें जो मेन पॉइंट है वो लिखवा देते हैं, ठीक है? पहले पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, सुन लो पहले, लिखना नहीं है। रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज टू डिटेक्ट लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइप, यानी जो ऑयल पाइप है वो उसके अंदर डिटेक्ट करता है कहीं लीकेज हो रहा तो नहीं है। गैस पाइप और वाटर पाइप, इसमें लिख लेना। इट इज यूज टू डिटेक्ट लीकेज, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, it is used to detect, it is used to detect leakage, used to detect leakage underground oil pipe, gas pipe and water pipe। वही बात ये होता है जहां पर हम उसको, जैसे बॉडी में हम रेडियो एक्टिव दे रहे थे तो उस पाइप में हम क्या कर देते हैं, रेडियो एक्टिव को कर दे इमिट डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, जहां लीकेज होता है वहां पर लाइट इमिट होने लगता है, वहां पर लाइट इमिट होने लगता है। समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या है, लीकेज है, ठीक है? तो आगे इसमें लिखने को जो होता है। अब हेडिंग डालना आइसोबार। आइसोटॉप्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे आइसोबार। तो इसमें इसका डिफिनेशन लिखना। आइसोबार का डिफिनेशन क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैविंग सेम मास नंबर। तो लिखना नहीं, इसमें डिफरेंट एलिमेंट है, उसका उल्टा नहीं है। किसके उल्टा बोल रहे हो? तो उसमें एलिमेंट सेम थे, इसमें एलिमेंट अलग अलग है। ये पहला डिफरेंस तो यहां पर हो गया। तो इसमें लिखना, हेडिंग डालना आइसोबार, आइसोबार। इसमें लिखना डिफरेंट एलिमेंट हैविंग different element having same atomic mass but डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे भी डिफरेंट जब नाम ले लिए तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स का, तो हम लेंगे आर्गन, हम लेंगे पोटेशियम, हम लेंगे कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, लेकिन मास सबका क्या होगा? तो डिफरेंट एलिमेंट है तो बाय डिफॉल्ट इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। मास क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर नोन एज आइसोबार। तो हम इसमें हम बातें कर लेते हैं क्या क्या सेम है, क्या क्या डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है? 18, 19, 20। सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन? 18, 19 और ये 20। क्या ये? डिफरेंट है।
अगर हम बात करें प्रोटॉन का तो 18 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का तो 14 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 22, 22 न्यूट्रॉन। 40 माइनस 19 21 न्यूट्रॉन। और ये कितना आ जाएगा? ये भी क्या है? तो फिर तो क्या सेम आएगा? P प्लस एन वैल्यू, P प्लस एन वैल्यू बोले तो मास, P प्लस एन वैल्यू। ये P है और ये N है, दोनों का सम इक्वल आएगा 40 40 40, ये सेम आएगा। तो कोई अगर बोलेगा कि आइसो बार में क्या क्या डिफरेंट होता है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है, प्रोटॉन डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट, और मास सेम आएगा। मास क्या आएगा? अब हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन का, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अब जब इतना हम बातें कर लिए तो हम दो बातें और करेंगे, क्या? फिजिकल और केमिकल का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन मास। मास क्या है? इसका हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। ये रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि मास इक्वल है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कमेंट करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज will be different, because electronic configuration are different. इतना लिख लो, लिख लिए, नोटबुक में लिखो। फटाफट लिखो। अभी आइसो बार बात वो बाकी है ना, अभी आइसोटोन बाकी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बाकी है। वो क्या करेंगे ना, अभी चैप्टर फिनिश करते हैं। कोवैलेंसी वगैरह इसलिए नहीं बताया ना कि तुम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में तुम जानते नहीं, बताएंगे। सर ने बोला क्या केमिकल बॉन्डिंग स्कूल में? समझ में आ गया? नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन अभी नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे बट अभी सिलेबस मैं पहले ही बोला था। तो अभी तो 10th में भी जाओ तो सिखाऊं। ये सब हो गया आइसोटॉप्स। तुम ही लोग ने बोले थे चैप्टर स्टार्ट करो। आप पहले जल्दी से इसको फिनिश करो, इसके बाद देखो आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होगा? आइसोटोन्स में क्या सेम होगा? न्यूट्रॉन क्या होगा? सेम। तो पहले डिफिनेशन लिख लो। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हेडिंग डालना आइसोटोन्स। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same neutron but different mass, having same neutron but different mass। एग्जाम्पल लिखना, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 40 और मास 30। न्यूट्रॉन हो गया इसका 30 माइनस 14 कितना हो गया? 16। और ये फास्फोरस 15 और 31, तो ये न्यूट्रॉन हो गया इसका 31 माइनस 15 कितना आ गया? 16। तो सिलिकॉन एंड फास्फोरस इज नोन एज आइसोटोन्स।
फास्फोरस, हाँ सल्फर भी हो सकता है, इसमें सल्फर भी ले सकते हैं। सल्फर यहाँ 16 और ये 32 नाइट्रोजन। तो सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन आर नोन एज आइसोटोन्स। नेक्स्ट लिखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नीट जेई में आता है तो ज्यादा ही आता है। था ना वहां पे, दी स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, दी स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ electron, the species having same number of electron। एग्जाम्पल, अब इसमें केटाइन एनाइन न्यूट्रल सब हो सकते हैं, जिससे मान लो नियॉन है, सोडियम प्लस है, Mg+2 है, एल्युमिनियम +3 है, O-2 है, F-1 है। अब देखो नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 11 होता है, एक लूज कर दिया है, कितना बचा, Mg के पास 12 होता है, 2 लूज कर दिया है, 13 होता है, 3 लूज कर दिया है, 8 होता है, 2 गेन कर लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इसका एक्सरसाइजेज बना लेना। अब देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया। तुम लोग बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।